हिस्ट्री इज़ द मिस्टीरियस सब्जेक्ट। हिस्ट्री एक्सप्लोर करते करते कई बार हमारा सामना ऐसे चीज़ों से होता है कि हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में जानकर भी कुछ ऐसा ही आश्चर्य महसूस होता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही कमाल का और गौरवशाली रहा है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, एक वैभवशाली सुंदर शिवलिंग, इतना समृद्ध कि उत्तर पश्चिम से आने वाले अटैकर्स की पहली नज़र सोमनाथ पर ही जाती थी। अनेकों बार सोमनाथ मंदिर पे हमले हुए, इसे लूटा गया। आक्रमणकारी सोना, चांदी, हीरा, मणिक, मोती आदि गाड़ियों में भर भर कर ले गए। इतनी संपत्ति लूटने के बाद भी हर बार सोमनाथ का शिवालय उसी वैभव के साथ खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग एक लेविटेटिंग शिवलिंग था, यानी हवा में तैरता हुआ शिवलिंग। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है, यहाँ एक स्तंभ है जिसे बाणा स्तंभ कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाणा स्तंभ और सोमनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी में स्वागत करता हूं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावर बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। इस मंदिर का उल्लेख श्री भगवत स्तंभ पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। हिस्टोरियंस का कहना है कि सोमनाथ प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल रहा है, क्योंकि इसे तपला, हिरण और सरस्वती के संगम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आगरा के किले में देव द्वार सोमनाथ मंदिर का ही है। एक शिलालेख के अनुसार राजा कुमारपाल ने 1169 में इस मंदिर को बनवाया था। फिर बाद में 1299 में उल्लाग खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला वंश के कर्णदेव दैत्य को हराकर सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। ये मंदिर गर्भगृह, संपदम्भ, सभा मंडप और वृत्त मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फीट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। इस मंदिर को हमारे प्राचीन ज्ञान के सबूत के रूप में देखा जाता है। एक समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने भी करवाया था। गुजरात स्थित मंदिर का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन भारत के स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू करवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। एक प्राचीन कथा ये भी है कि इस मंदिर की प्राथमिक संरचना चंद्रदेव ने बनाई थी, जिन्होंने सोने से इस मंदिर का निर्माण किया था। फिर बाद में सूर्यदेव ने इसके निर्माण के लिए चांदी का उपयोग किया था, जबकि भगवान कृष्ण ने इसे चंदन की मदद से बनाया था। वैसे तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में इसे कई बार तोड़ा गया था और फिर इसका पुनः निर्माण किया गया। आखिरी बार इसका पुनः निर्माण 1951 में हुआ था। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बना स्तंभ है, जो बेहद ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीव में उद्धार किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमय कहानी के बारे में। पारसी लेखक कांजनी अल जकारिया सन 1300 ईस्वी में भारत आई। सोमनाथ के शिवलिंग के बारे में कांजनी ने लिखा कि सोमनाथ मंदिर के बीच में सोमनाथ की मूर्ति हवा में तैर रही थी। उसे ना ऊपर से सहारा था और ना ही नीचे से। स्थानीय कहानी के अनुसार मंदिर में स्थित शिवलिंग में भगवान श्री कृष्ण और सूर्यदेव से संबंधित श्यांतक मणि छुपी हुई है। श्यांतक मणि एक जादुई पत्थर था जो हर रोज 80 ग्राम सोने का उत्पादन करने में सक्षम था। ऐसा माना जाता है कि इस मणि में कीमिया और रेडियोधार्मी गुण थे। ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर सकता था, जिसके कारण लिंग जमीन के ऊपर तैरता था। लिंग को अपने रेडियोधर्मी गुणों के खतरनाक प्रभाव से बचाने के लिए बेल पत्रों से ढक कर रखा जाता था।
लेकिन अगर इसी के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हिस्टोरियंस का कहना था कि शिवलिंग का तैरना मैग्नेटिक लेविटेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अचीव किया गया था। हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि भारतीयों को चुंबकीय तत्व यानी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स की जानकारी थी। उन्हें ये भी पता था कि मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, साउथ और दूसरा नॉर्थ। उन्हें ऑपोजिट अट्रैक्ट और सिमिलर री अट्रैक्ट की थ्योरी का भी पता लग गया था। इसलिए सोमनाथ मंदिर में उन्होंने शिवलिंग के नीचे की ज़मीन पर और शिवलिंग के अंदर सेम मैग्नेटिक पोल्स को पास पर रखा, ताकि उनके प्रॉपर्टीज़ के वजह से शिवलिंग कभी ज़मीन के तरफ अट्रैक्ट ही ना हो और हवा में तैरते रहे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारी हमलों के वजह से ये शिवलिंग डैमेज हो गया था और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर भी असर पड़ा। इस वीडियो में शिवलिंग हिस्ट्री के बारे में इतने सारे चौंकाने वाले तथ्य पता चले कि मैग्नेटिक लेविटेशन का ज्ञान हमारे पुरखों के पास होना कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन रहस्य ये है कि उन्होंने उसे प्रैक्टिकली अचीव किया और इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट किया कि सोमनाथ का शिवलिंग सालों तक हवा में तैरता प्रतीत हुआ। इसी बात पर गौर करने से अपनी सभ्यता पर गर्व करने में मैं खुद को रोक नहीं पाता। एनीवेज, आगे की बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित बाणा स्तंभ की है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर से लेकर अंटार्कटिका तक के बीच की सीधी रेखा में कोई भी भूमि नहीं है। लगभग 6 शताब्दी से बाणा स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है कि उस समय भी ये स्तंभ वहाँ पर मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। जानकार बताते हैं कि बाणा स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर यानी कि एक बाण बना गया है। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक एक सीधी रेखा में एक भी अवरोधक या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इसे सीधी रेखा में कोई भी बहाव या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। आज के समय में तो विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ही पता किया जा सकता है, लेकिन उस समय भारत के गुजरात राज्य में स्थित इस मंदिर से लेकर अंटार्कटिका तक कोई भूखंड नहीं है। इसकी जानकारी कैसे इकट्ठा की गई? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाणा स्तंभ के सीधे में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक का एक रहस्य ही बना हुआ है। अगर हम ये मान के चले कि बाणा स्तंभ के निर्माण काल में भारतीयों को ये ज्ञान था कि पृथ्वी गोल है, अब अगर हम आज के टेक्नोलॉजी से इस पर गौर करें तो नक्शे बनाने की तकनीक को इंग्लिश में कार्टोग्राफी कहा जाता है। आज भी हिस्टोरियंस इस बात पर एक पक्ष में नहीं थे कि पृथ्वी का पहला नक्शा किसने बनाया। हमारी भारतीय ज्ञान का कोई सबूत ना मिलने के कारण ये सम्मान एलेक्सीमेंडर नामक एक ग्रीक साइंटिस्ट को दिया जाता है। एलेक्सीमेंडर का जीवन समय 611 से 546 बीसी का बताया गया है, लेकिन उनका बनाया गया नक्शा बहुत ही प्राइमरी था। उस टाइम पीरियड में जहां उन्हें मनुष्यों के बसावट का ज्ञान था, बस वही हिस्सा नक्शे में दिखाया गया था। इसलिए उस नक्शे में साउथ और नॉर्थ पोल दिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज की दुनिया का सबसे करीबी वाला नक्शा हेनरी मार्टेलस ने सन 1490 के आसपास बनाया था। ऐसा माना जाता है कि कोलंबस ने इस नक्शे के आधार पर अपना समुद्री सफ़र तय किया था। लेकिन भारत में ये ज्ञान बहुत प्राचीन समय से था, जिसके प्रमाण भी मिलते हैं। इसी ज्ञान के प्रमाण पर आगे चलकर आर्यभट्ट ने सन 500 बीसी के आसपास इस गोल पृथ्वी का डायमीटर 4967 योजन यानी कि 39,938 किलोमीटर है। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थ का डायमीटर 40,074 किलोमीटर माना गया है। मतलब ये कि आर्यभट्ट के कैलकुलेशन और आज की कैलकुलेशन के आधार पर आर्यभट्ट में केवल 0.26% का अंतर दिखाई देता है, जो बहुत ही कम है। अब सवाल फिर वही, आखिर आर्यभट्ट के पास ये ज्ञान आया कैसे? सन 2008 में जर्मनी के एक प्रॉपर हिस्टोरियन जोसेफ स्टोबर्ड ने ये साबित कर दिया था
कि 5000 साल पहले ही भारत में कार्टोग्राफी बहुत ही ज़्यादा विकसित रूप ले चुकी थी। इस हिसाब से सवाल ये भी उठता है कि मंदिर बनाने से पहले ही ये डिस्कवर कर लिया गया था कि उस जगह से साउथ पोल तक कोई लैंडमार्क नहीं होगा। ये ज्ञान भारतीयों को मंदिर बनाने के कई साल बाद हुआ। ये मिस्ट्री अब तक बनी हुई है और आगे आने वाले कई सालों तक बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, और जब लाइक कर दिए तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस और मिस्ट्री के लिए। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।